कई सारी जगहों पर जम्मू को जो है अधिकार नहीं मिलते थे। फंड्स कश्मीर में चले जाने, जम्मू को नहीं मिलने, नौकरियां कश्मीर को ज़्यादा मिल जानी, जम्मू को कम मिलनी। तो ये भी किया था ना कि 370 और 35A के मनसूबे के बाद डेवलपमेंट होगी, लेकिन अभी भी देखा ये जा रहा है कि जम्मू के डोगरा जितने भी हैं वो सड़कों पे नज़र आते हैं, अपनी हर मांग मनवाने के लिए जो है यहाँ पे सड़कों पे नज़र आते हैं। और दूसरी ओर कश्मीर की बात करें, अभी लफ्ज़ मुँह से निकला नहीं होता और उनको वो चीज़ मिल जाती है। ये जम्मू कश्मीर इस परेशानी से बड़ी देर से जूझ रहा है। अब 370 के बाद आशा तो है कि ये सब चीज़ें ठीक होंगी और ठीक हो भी रही हैं। गलतियां हमारे लीडरों की भी हैं, जो हमारे जम्मू के लीडर रहे हैं। अगर वो अपना पक्ष सही तरह से रख पाते जब उनकी सरकार थी तो शायद हमें इतनी दिक्कतें नहीं आती। जो पत्रकारों पे हमले करते हैं उनकी ना दिमागी थोड़ी सी परेशानी चल रही है, उनके दिमाग में थोड़ी सी परेशानी है। ये वो लोग हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, जिनको घर में कोई नहीं पूछता है। अदाब, आप लोग देख रहे हैं JK News 7 और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन, खित्ता चनाब वैली की बात करूंगा आज, क्योंकि आए रोज़ जो है वहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज नेता जाके जो है लोगों को 370 के सबस बाग दिखा रहे हैं। और उन 370 जो है वो आज से 2 साल 3 साल पहले का जो है वो दफन हो चुका है, ऐसा भाजपा का कहना है। और सभी बखूबी जानता है कि 370 का मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार आशीष कोहली जी हैं, जो कि डोगरा जर्नलिस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। आशीष जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। और मैं चाहूँगा कि आपके चैनल को लोग और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपने जो बात की ना, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि जब हमारे जम्मू की बात आती है ना, तो भैया उसे ना एक तो पीर पंचाल और चनाब वैली में मत मतलब अलग अलग किया करें। जम्मू एक 10 ज़िलों का जम्मू डिवीज़न है, तो अच्छा रहेगा कि हम जम्मू डिवीज़न की बात करें, पूरे 10 ज़िलों की बात करें। खित्ता चनाब वैली की बात कर रहा था मैं, क्योंकि ख़ास तौर पे वहाँ पे देखा ये नहीं, मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि खित्ता चनाब वैली के अंदर जो है ज़्यादातर वहाँ पे लीडर्स जा रहे हैं। पहले महबूबा मुफ्ती जी, फिर उसके बाद जैसे आप खित्ता चनाब कह रहे हैं, मैं उसे जम्मू डिवीज़न का हिस्सा मानता हूँ, यानी कि डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, ये सारे जो इलाके हैं, जहाँ जहाँ पर भी लोग जा रहे हैं, हमारे राजनीतिक पार्टियों के लोग, और 370 की बात कर रहे हैं। पहले तो मैं एक छोटी सी बात, मैं भी एक पत्रकार हूँ, काफ़ी देर से इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ। आपने भी 370 को स्टडी किया होगा भैया। 370 में तो सबसे पहली बात है कि कई सारी चीज़ें थी जो हमें एक काला कानून के तौर पर यहाँ पर थी, जैसे कि वाल्मीकि समाज को अधिकार नहीं मिलते थे, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ हैं उनको अधिकार नहीं मिलते थे, इसके अलावा महिलाओं को अधिकार नहीं थे, बाजीगर समाज को अधिकार नहीं थे, गोरखा समाज को अधिकार नहीं थे, और कई सारी जगहों पर जम्मू को जो है अधिकार नहीं मिलते थे। फंड्स कश्मीर में चले जाने, जम्मू को नहीं मिलने, नौकरियां कश्मीर को ज़्यादा मिल जानी, जम्मू को कम मिलनी। तो ये सब कुछ इन सब चीज़ों में होता था। अगर 370 की वापसी की लोग बात करते हैं तो क्या उन्होंने कभी वाल्मीकि समाज के बारे में सोचा? मैं वाल्मीकि समाज की एक बच्ची को मिला था जिसका नाम था राधिका गिल। राधिका गिल BSF में नौकरी करना चाहती थी, और BSF में नौकरी उसे इसीलिए नहीं मिली क्योंकि उसके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं था। जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, 1960 में उनको जम्मू में लाया गया था। इसलिए लाया गया था क्योंकि जम्मू के अंदर जो है सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पे चले गए थे, और इन लोगों को यहाँ पे लाया गया कि भैया आप सफाई करिए, जम्मू कश्मीर में बड़ी गंदगी हो गई है। तो ये तब से यहीं पे सेटल हो गए। उसके बाद से इनके बच्चे पढ़ लिख गए। अब ज़रूरी तो नहीं है ना मुजम्मिल कि जो बच्चे जिनके माँ बाप सफाई का काम करते हो तो उनके बच्चे भी सफाई का काम करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। उनके बच्चे अगर पढ़ गए हैं, ग्रेजुएशन कर गए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर गए, मास्टर्स कर गए, तो उनका भी अधिकार है, वो भी नौकरी कर सकते हैं। खाली जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं खाली उन्हीं का अधिकार तो नहीं है ना, खाली कश्मीर के लोगों का अधिकार नहीं है, उनका भी अधिकार है। राधिका गिल को इसीलिए BSF में नौकरी नहीं मिली क्योंकि उस बच्ची के पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं था। आज उस बच्ची के पास डोमिसाइल है, आज वो बच्ची जो है नौकरी के लिए हर जगह अप्लाई कर रही है। आज उसके चेहरे पे जो खुशी है कि वो भी नौकरी कर पाएगी, ये खुशी उनको 370 हटने के बाद मिली है। अब जो लोग 370 की मांग करते हैं, क्या वो इस बच्ची के चेहरे से स्माइल वापस लेना चाहते हैं? इसके अलावा वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ हैं। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ को यहाँ पर किसी तरह का कोई अधिकार नहीं था, अब उनको अधिकार मिल गए हैं। वो लोग यहाँ पर वोटिंग राइट्स उनके पास थे, लेकिन उनके बच्चे नौकरी नहीं ले सकते थे। वोटिंग राइट उनके पास थे, वो MP की इलेक्शन में तो वोट डाल सकते हैं, लेकिन स्टेट की इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते। MP की इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं, लेकिन उनके बच्चे जो हैं कहीं पे नौकरी नहीं कर सकते। उनके लिए सोचा है 370 मांगने वालों ने। जो महिलाएं हैं हमारी यहाँ से, जिनकी शादी जम्मू कश्मीर से बाहर होती थी, वो महिलाएं अपना सारे अधिकार
उनके ख़त्म हो जाते थे। जैसे कि एक अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेजर डोंडियाल जी जिनकी कश्मीर में शहादत हुई, उनकी धर्मपत्नी जम्मू कश्मीर की रहने वाली थी नितिका कौल जी। तो डोंडियाल जी खुद उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अब डोंडियाल जी की मृत्यु हो गई, वैसे तो अभी नितिका कौल जी भी आर्मी में ज्वाइन कर चुकी हैं, लेकिन अगर वो एक सिंपल हाउसवाइफ होते हैं और वो भी चाहते कि हम भी जम्मू कश्मीर से अपना कुछ अधिकार लें, तो 370-35 उनको अधिकार नहीं देता था। तो हम क्या महिलाओं के भी दुश्मन हैं? हम क्या 370 मांगने वाले जो लोग हैं वो वाल्मीकि समाज के भी दुश्मन हैं? तो जो लोग इस तरह की अपनी वोट पॉलिटिक्स के लिए बातें कर रहे हैं, कभी उन्होंने इनके बारे में सोचा? मैं तो कहूँगा मेरे साथ उमर अब्दुल्ला जी और फ़ारूक अब्दुल्ला जी, महबूबा मुफ्ती जी एक बार वाल्मीकि कॉलोनी चलें और वहाँ जाके उनको बोलें कि हम 370 वापस चाहते हैं और आपके अधिकार वापस लेंगे। फिर आप देखिएगा वो क्या कहते हैं, उनको पता चल जाएगा। जब एक बार वो वहाँ जाके ये बात बोलेंगे, उसके बाद वो कभी नहीं बोलेंगे उनको 370 वापस चाहिए। आप खुद सोचिए, जहाँ पर ये अधिकार सारे छीन लिए गए, क्या जो लोग 370 वापस मांग रहे हैं वो अधिकार उनसे वापस लेना चाहते हैं? लेकिन आशीष जी, कहा तो ये भी गया था ना कि 370 और 35A के मनसूबे के बाद डेवलपमेंट होगी, लेकिन अभी भी देखा ये जा रहा है कि जम्मू के डोगरा जितने भी हैं वो सड़कों पे नज़र आते हैं, अपनी हर मांग मनवाने के लिए जो है यहाँ पे सड़कों पे नज़र आते हैं। और दूसरी ओर कश्मीर की बात करें, अभी लफ्ज़ मुँह से निकला नहीं होता और उनको वो चीज़ मिल जाती है। देखिए, ये बड़ी पुरानी एक परेशानी चल रही है, जम्मू कश्मीर इस परेशानी से बड़ी देर से जूझ रहा है। अब 370 के बाद आशा तो है कि ये सब चीज़ें ठीक होंगी और ठीक हो भी रही हैं। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, हो रहा है, ठीक भी हो रहा है, कई जगह पर हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से, जिस पेस से डेवलपमेंट होनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं हो रही। उसके लिए मैं भी कहता हूँ कि सरकार को देखना चाहिए। अगर उन्होंने कहा था कि 50,000 नौकरियाँ मिलेंगी, तो उतनी नौकरियाँ नहीं मिली हैं, वो नौकरियाँ भी मिलनी चाहिए, मैं नहीं ये कहता। लेकिन जहाँ पर आप देखो ना, एक 370 70 साल से यहाँ पर था, अभी तो 370 को गए हुए सिर्फ तीसरा साल ही है। तो 3 सालों में आप जो 70 साल में यहाँ के नुकसान हुए हैं वो तो नहीं पूरे कर सकते ना। वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन मुझे आशा है कि हमें वो चीज़ों का फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, 370 की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ हमें नौकरी तक ही नहीं रहना चाहिए। 370 का मतलब होता है आपके अस्तित्व की लड़ाई, वो आपके एक ज़मीर की लड़ाई थी, आपके घर की लड़ाई थी 370 जो थी। अब आप हैं, आपके घर में आप बताइए कितने सरकारी नौकर हैं? किसी के पास सरकारी नौकरी है? ऐसे ही आप जम्मू के जो 10 ज़िले हैं उसमें आप मैक्सिमम लोगों के घरों में पूछोगे कि आपके घर में सरकारी नौकरी है, उसमें आपको सिर्फ 10% ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास सरकारी नौकरी है। 90% आपको कश्मीर में मिलेंगे जिनके पास सरकारी नौकरी है। आप कभी सेक्रेटरीट में गए हैं? सेक्रेटरीट में कभी जाइएगा, देखिएगा, आप पूछिएगा कि जम्मू के कितने और कश्मीर के कितने हैं। 10% सिर्फ जम्मू के लोग हैं, 90% कश्मीर के लोग लगे हुए हैं। मैं उनका दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्या 50% जम्मू के नहीं होने चाहिए? बैलेंस होना चाहिए ना। तो ये सब चीज़ें अब हो चुकी हैं, अब इनको वापस रिकवर करने में वक्त तो लगेगा ना। अब फंड्स की एलोकेशन हर जगह पर एक जैसी हो, उसके लिए वक्त तो लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन गलतियां हमारे लीडरों की भी हैं, जो हमारे जम्मू के लीडर रहे हैं। अगर वो अपना पक्ष सही तरह से रख पाते जब उनकी सरकार थी, तो शायद हमें इतनी दिक्कतें नहीं आती। लेकिन उन्होंने भी 3 साल की यहाँ पर जब नौकरी की, वो अपना पक्ष उस तरह से नहीं रखा। अगर वो पक्ष ऐसे रखते तो शायद हम लोग आज उतनी दिक्कतों में नहीं होते जितनी दिक्कतें आज हमें हो रही हैं। आशीष जी, मैं आपके आए रोज़ सारे इंटरव्यूज़ देखता हूँ और नीचे कमेंट्स भी पढ़ता हूँ। मैक्सिमम कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आशीष जी कब स्टेटहुड के लिए बोलेंगे? मैंने बड़ी बार ही बोला है, मैं तो कितनी बार बोलता हूँ कि हमारी जम्मू कश्मीर को जो है स्टेटहुड मिलनी चाहिए, हमारी स्टेट हमें वापस मिलनी चाहिए। और ये तो मेरे ख्याल से 370 के वक्त भी बोला गया था कि भैया आपकी स्टेटहुड वापस मिल जाएगी। तो 370 के तो मैं हमेशा खिलाफ़ रहूँगा कि वो तो नहीं आना चाहिए, लेकिन हाँ स्टेटहुड मिलनी चाहिए। हमारी एक स्टेट थी, कभी भी एक स्टेट को यूटी नहीं बनाया जाता है, और यूटी से हमने सुना था स्टेट बनते हुए, स्टेट से यूटी बनते बड़ा कम सुना हुआ है। तो इसलिए स्टेटहुड मिलनी चाहिए। और यहाँ तक खाली स्टेट की बात है तो मैं तो कहूँगा कि जम्मू को आप सेपरेट स्टेट कर दो। जब आप जम्मू को एक सेपरेट स्टेट कर दोगे तो जो मैक्सिमम कश्मीर में कुछ लोग बोलते हैं कि जम्मू 2.5 ज़िलों का पूरी प्रोविंस है, तो उनको भी जवाब मिलेगा कि जम्मू 2.5 ज़िलों का नहीं है, जम्मू 10 ज़िलों का है। और जम्मू एक ऐसा हमारा प्रोविंस है जहाँ पर लोग वोट डालने के लिए बाहर निकलते हैं। कश्मीर में तो जितने
वोटर बाहर निकलते हैं उससे तो 50 गुना ज़्यादा जम्मू के अंदर वोटर बाहर निकलते हैं। तो हमें 2.5 ज़िलों का मत बोला करें, वह उनकी गलत फहमी है। ये 10 ज़िलों का पूरा प्रोविंस है और ये 10 ज़िलों का प्रोविंस के अंदर जब इलेक्शन होते हैं ना तो सब लोगों को पता चलता है कि इलेक्शन में कैसे बाहर निकलते हैं। हर व्यक्ति जो है अपनी मर्ज़ी से बाहर निकलता है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और कश्मीर में आप देखो तो डर डर के बाहर निकलते हैं, ज़बरदस्ती बाहर निकाला जाता है, लेकिन जम्मू में ऐसा नहीं है। तो जो लोग 2.5 ज़िलों का बोलते हैं उनको सोच समझ के बोलना चाहिए, 2.5 ज़िलों का नहीं है, ये पूरे 10 ज़िलों का है, जम्मू प्रोविंस है ये पूरा। एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा आशीष भाई, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं और आए रोज़ हम देख रहे हैं कि पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं, आम लोग जो है हमले कर रहे हैं, उनके लिए क्या जवाब रहेगा? देखिए, जो पत्रकारों पे हमले करते हैं उनकी ना दिमागी थोड़ी सी परेशानी चल रही है, उनके दिमाग में थोड़ी सी परेशानी है। ये वो लोग हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, जिनको घर में कोई नहीं पूछता है, जो अपने काम में कभी कुछ कर नहीं पाए, और जिनको जो मतलब ये वो लोग हैं जिनके घर के लोग भी उनको बोलते हैं भैया, क्यों कई बार मुझे कई लोग बोलते हैं ना भाई आशीष कोहली ऐसा है वैसा है, वो तो उनके जो खुद के परिवार के लोग हैं ना वो मुझे मेरे लिए जो है सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो कई बार एक ही वीडियो में एक ही परिवार का जो माताजी और पिताजी हैं वो कह रहे होते हैं आशीष कोहली बड़ा अच्छा काम करते हो, उन्हीं के बेटा आगे बोल रहा होता है कि आशीष कोहली तो किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन है। तो उसके बाद उनके घर में ही लड़ाई लग जाती है। और मेरे लिए कई बार मुझे पता चला है कि वो आपस में लड़ रहे होते हैं। तो माता पिता अपने बच्चों को बोलते हैं भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है उससे, वो तो इतना अच्छा काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है, देश के लिए बोलता है, तू कौन आता। तो बड़ी बारी उनको डांट पड़ती है घर से, बड़ी बारी उनको गालियाँ भी पड़ती हैं, एक दो को तो मैंने सुना चांटे भी पड़े घर पे। लेकिन चलो क्या करना है, वो आदत से मजबूर हैं। एक दिन तो एक अंकल जी मुझे मिले तो मैंने उनके पैरों को हाथ लगाया, मुझे कहते बेटा आप मुझे नहीं जानते हो, मैं उनका पापा हूँ। मैं सोचा पता नहीं इनका बेटा तो मुझे रोज़ गाली निकालते हैं, पापा जी भी गाली निकालने आए हैं। तो जब वो कहते नहीं, मैंने कहा अंकल जी आपने भी मुझे गाली निकालनी है। तो कहने लगे नहीं बेटा आप मेरे बेटे के समान हो, मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने बेटे की तरफ से। मैंने कहा नहीं आप माफ़ी मत मांगिए अंकल जी, आपका कोई कसूर नहीं है, आपने तो परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन कई बारी बच्चा थोड़ा सा बाहर कहीं जम्मू कश्मीर से बाहर शायद पढ़ के आया होगा या बाहर नौकरी करके आया थोड़ी सी, तो उसको थोड़ी सी ना बाहर की हवा लग गई है, तो अब उसको पता ही नहीं चल रहा कि बोलना क्या है। तो वो कहने लगा कि मैं तो उसको रोज़ डांटता हूँ, एक दो बार तो मैंने उसको चांटा भी मार दिया कि बेटा ऐसे मत कर। तो मैंने कहा अंकल जी तुस नहीं उसी कुछ आखो, उदा कोई कसूर नहीं है, वो शायद कोई परेशान हो गया था, लेकिन मैं आज भी उसी सपोर्ट करना। तो अंकल जी कहने लगे बेटा ये आपका बड़ा बड़प्पन है, आप ऐसे कह रहे हैं। मैंने कहा नहीं अंकल जी, मेरे लिए आज तक उनके लिए कभी दिमाग में कुछ नहीं है। हाँ उनको दिमाग में मेरे लिए अगर नफ़रत है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो बड़ा अच्छा अंकल जी ने गले नाल लगाया मिगी, तो कहने लगे कि बेटा मेरे को पता था तेरे से यही जवाब मिलेगा। मैंने कहा थैंक यू अंकल, बाकी मेरे को आपके बेटे से कोई परेशानी नहीं है, उसको पता नहीं मेरे से क्यों परेशानी हो गई है। लेकिन वो कहते हैं मैं बड़ी बार समझाता हूँ, एक दो बार तो मैंने बड़ा उसका डांटा भी उसको, लेकिन नहीं समझ रहा। मैंने कोई बात नहीं अंकल, आज नहीं तो कल समझ आएगा, नफ़रत तो प्यार से ही ख़त्म होती है। मैं तो उनसे प्यार करता हूँ, आगे वो नफ़रत करते हैं तो उनको नफ़रत अपने आप प्यार जो है नफ़रत ख़त्म कर देगा। बिल्कुल सही है, शुक्रिया आशीष जी। तो हमारे साथ बातचीत पे आशीष कोहली जी थे, जो कि सीनियर पत्रकार हैं जेके मीडिया के और डोगरा जर्नलिस्ट से नाम से जो है पहचाने जाते हैं। और तफसीलन से बात हुई 370 को लेके, और भी कई मुद्दे जैसे आए रोज़ जो है पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं, उसके ऊपर भी इनका क्या कहना है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। आप इसी तरह से बने रहे जेके न्यूज़ 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।